नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बैंक समाधान विवरण कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेंगे जिसे हम समझेंगे। किंतु सबसे पहले हम यह जानेंगे कि बैंक समाधान विवरण होता क्या है। तो बैंक समाधान विवरण को हम बहुत संक्षेप में समझें। बैंक समाधान विवरण व्यापारी या ग्राहक द्वारा एक निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है। व्यापारी एक रोकड़ बही बनाता है जिसमें रोकड़ और बैंक के कॉलम होते हैं। बैंक समाधान विवरण के माध्यम से ग्राहक यह जानना चाहता है कि रोकड़ बही यानी कैश बुक में जो बैंक का कॉलम है उसका बैलेंस क्या पासबुक के बैलेंस के बराबर है या नहीं। यदि नहीं है तो उनमें अंतर के क्या कारण हैं। इन अंतरों को समाप्त करने के लिए अर्थात इनका समाधान करने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है उसे ही हम बैंक समाधान विवरण कहते हैं। वास्तव में इन अंतरों का केवल एक ही कारण है और वह है समय का अंतराल। आइए अब हम जानते हैं कि समय का अंतराल होता क्या है। जैसे मान लीजिए यह विवरण 31 मार्च 2023 को बनाया जा रहा है। तो यदि व्यापारी ने किसी ग्राहक को 25 फरवरी 2023 को भुगतान में 2000 रुपये का चेक दिया, किंतु वह ग्राहक 31 मार्च तक बैंक में चेक प्रस्तुत करने गया ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में व्यापारी ने तो अपनी रोकड़ बही के बैंक कॉलम में शेष 2000 रुपये से कम कर लिया, क्योंकि सबसे पहले एंट्री व्यापारी ही करेगा। लेकिन बैंक में चेक प्रस्तुत न हो पाने के कारण बैंक में पासबुक का जो शेष है वह पहले के जैसा ही रहेगा, यानी 2000 रुपये से अधिक रहेगा। ऐसी स्थिति में कैश बुक के बैंक कॉलम के शेष को पासबुक के शेष से मिलान करने के लिए व्यापारी बैंक कॉलम के शेष में 2000 रुपये जोड़ देगा, तो दोनों शेष बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह इसमें जो समय अंतराल है यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। इसी तरह हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए व्यापारी ने 1000 रुपये का चेक बैंक में जमा किया। अब व्यापारी यह मानकर चलता है कि उसके बैंक कॉलम का शेष 1000 रुपये से बढ़ गया या उसने बढ़ा लिया, क्योंकि सबसे पहले एंट्री व्यापारी ही करेगा। किंतु चेक कलेक्शन में समय लगता है। ऐसी स्थिति में बैंक समाधान विवरण बनाने की तिथि तक यदि बैंक में चेक संग्रह नहीं हुआ हो तो पासबुक का शेष 1000 रुपये से कम ही रहेगा, क्योंकि वहां पर चेक का कलेक्शन नहीं हुआ तो पासबुक का जो शेष है वो 1000 से कम रहेगा। इससे अब व्यापारी को रोकड़ बही के बैंक कॉलम के शेष को पासबुक के शेष के बराबर करना है, तो उसे यानी व्यापारी को 1000 रुपया रोकड़ बही के शेष से घटाना होंगे, तब कहीं जाकर बैंक कॉलम और रोकड़ बही बराबर होगा। इसे समझने के लिए हम यह जानें कि सबसे पहले एंट्री किसके द्वारा की जा रही है, मतलब व्यापारी के द्वारा की जाती है या बैंक के द्वारा। फिर इस एंट्री का दोनों शेषों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी नंबर 1 यदि शेष बढ़ता है या घटता है, और नंबर 2 यथावत रहता है अर्थात ज्यों का त्यों रहता है। फिर अंतर की रकम को जोड़ना या घटाना पड़ता है। आइए एक उदाहरण और लेते हैं। अब मान लीजिए एक सौदा इस तरह का है कि एक देनदार ने अर्थात ग्राहक ने व्यापारी के खाते में सीधे 5000 रुपये की रकम जमा कर दी। तो यहाँ स्पष्ट है कि सबसे पहले एंट्री कौन करेगा, बैंक करेगा। व्यापारी को तो पता ही नहीं है कि ग्राहक ने कब उसके खाते में रकम जमा कर दी, अर्थात बैंक ने व्यापारी के खाते में तो 5000 रुपया जमा कर दिए, जिससे व्यापारी का बैंक शेष 5000 रुपये से बढ़ गया। पर व्यापारी की रोकड़ बही में जो बैंक कॉलम का शेष है वह ज्यों का त्यों ही रहेगा, अर्थात कम रहेगा। अब व्यापारी जब बैंक समाधान विवरण बनाएगा तो रोकड़ बही के बैंक कॉलम वाले शेष में 5000 रुपया जोड़ देगा और दोनों शेष बराबर हो जाएंगे। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं।
जैसे बैंक ने व्यापारी की ओर से 200 रुपये का कोई कमीशन या कोई किराया आदि व्यय की चुकाए, तो पहले एंट्री कौन करेगा? पहले एंट्री बैंक करेगा, क्योंकि इसकी सबसे पहले बैंक को जानकारी है और बैंक व्यापारी के खाते को 200 रुपये से कम कर देगा। परंतु जब व्यापारी बैंक समाधान विवरण बनाएगा तो उसका रोकड़ बही वाला बैंक कॉलम का शेष 200 रुपये अधिक बताएगा, क्योंकि व्यापारी को इसकी जानकारी नहीं है, उसने 200 रुपया घटाया ही नहीं। किंतु जब उसे इस बात का पता यह विवरण बनाते समय चलता है तो वह बैंक कॉलम की शेष को 200 रुपये से कम कर देगा और दोनों शेष बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह हम बैंक समाधान विवरण आसानी से बना सकते हैं। बैंक समाधान विवरण को हम एक तराजू मान लें, इसे हम जल्दी समझ सकते हैं। जैसे तराजू में दो पल्ले होते हैं, एक तरफ वजन और दूसरी तरफ वजन के बराबर कोई वस्तु। मान लीजिए हमें 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम सेव चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यदि सेव 1200 ग्राम हो जाते हैं तो हमें 200 ग्राम सेव कम करना पड़ेंगे, और यदि 800 ग्राम ही रह जाते हैं तो हमें 200 ग्राम सेव और डालना पड़ेंगे। ठीक इसी तरह बैंक समाधान विवरण भी बनाया जाता है। बैंक समाधान विवरण बनाने के दो आधार हैं। नंबर 1 रोकड़ बही के शेष के आधार पर और दूसरा पासबुक के शेष के आधार पर। यदि व्यापारी का पैसा बैंक में जमा है तो यह रोकड़ बही का डेबिट शेष एवं पासबुक का क्रेडिट शेष होगा। किंतु यदि अधिविकर्ष की स्थिति है तो रोकड़ बही का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट शेष होता है। आज हम यह मानकर चलेंगे कि व्यापारी का पैसा बैंक में जमा है, अर्थात रोकड़ बही का डेबिट शेष और पासबुक का क्रेडिट शेष। इसके आधार पर हम आज की बात समझेंगे। एक प्रश्न देखें आप। 31 मार्च 2007 को श्याम की रोकड़ बही में 2000 रुपये का डेबिट शेष था। पासबुक से मिलान करने पर निम्नलिखित कारण ज्ञात हुए। नंबर 1 500 रुपये के चेक जो उसने बैंक में जमा कराए थे 31 मार्च तक जमा नहीं हो सके। नंबर 2 350 रुपये के चेक दिए थे जो 31 मार्च तक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। नंबर 3 उसकी पासबुक में 30 रुपया ब्याज के जमा थे, किंतु जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ। एक ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा कराए 300 रुपया। बैंक समाधान विवरण बनाइए। तो पहला सौदा है 500 रुपये के चेक जो उसने बैंक में जमा कराए थे 31 मार्च तक जमा नहीं हो सके। यहाँ देखें आप कि व्यापारी यहाँ पर सबसे पहले एंट्री करेगा, यानी वह बैंक शेष में 500 रुपया जोड़कर अधिक कर लेगा, परंतु 31 मार्च तक ये चेक बैंक में संग्रह नहीं हो पाते। तो ऐसी स्थिति में बैंक में व्यापारी का शेष 500 रुपये से कम रहेगा। अब व्यापारी 500 रुपया घटाकर बैंक वाले शेष को पासबुक के शेष के बराबर कर लेगा। तो यहाँ पर यह रकम घटाई जाएगी। दूसरा है 350 रुपये के चेक दिए गए अर्थात काटे गए जो 31 मार्च तक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। तो यहाँ पर जो 350 रुपये के चेक निर्गमित किए गए थे तो इसकी एंट्री सबसे पहले व्यापारी अपनी रोकड़ बही के बैंक शेष को कम करके कर देगा। किंतु जब ये चेक 31 मार्च तक बैंक में प्रस्तुत नहीं किए जाते या नहीं पहुंचते तब बैंक ग्राहक के खाते में से 300 रुपया कम नहीं करेगा। इस तरह ग्राहक का जो शेष है, ग्राहक का जो बैंक में शेष है वह अधिक रहेगा, किंतु व्यापारी ने अपनी रोकड़ बही में पहले से ही रकम कम कर ली है, इसलिए व्यापारी बैंक कॉलम के शेष में 350 रुपया जोड़ देगा। अगला सौदा है उसकी पासबुक में 30 रुपया ब्याज के जमा थे, किंतु जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ था। अब इस स्थिति में आप देखें कि बैंक ने 30 रुपया ब्याज ग्राहक के खाते में जमा किया। अब यहाँ सबसे पहले बैंक ही एंट्री करेगा और ग्राहक का शेष
₹30 से बढ़ जाएगा। किंतु व्यापारी की पासबुक में इसकी एंट्री न होने के कारण रोकड़ बही के बैंक शेष में ₹30 कम रहेगा। इस स्थिति में व्यापारी ₹30 जोड़कर पासबुक का जो शेष है वह रोकड़ बही के शेष के बराबर कर लेगा। अंतिम है, एक ग्राहक द्वारा सीधे जमा कराए ₹300। जब एक ग्राहक द्वारा व्यापारी के बैंक खाते में सीधे ₹300 जमा कराए गए, तब सबसे पहले एंट्री कौन करेगा? बैंक करेगा और वह ग्राहक के खाते में ₹300 जोड़ देगा। किंतु व्यापारी का रोकड़ बही में बैंक कॉलम में शेष कम रहेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि किसने कब उसके खाते में रकम जमा कर दी है। अतः व्यापारी को जैसे ही पता चलेगा तो वह अपने बैंक कॉलम के शेष में ₹300 जोड़कर पासबुक के शेष के बराबर कर लेगा। अब हम कैश बुक के डेबिट शेष में प्लस वाली राशियां जोड़ देंगे, मतलब 350, 30 और 300, जिसका योग होता है 680। इस प्रकार हम इसे 2000 रुपये में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2680 रुपया। और अब जो माइनस वाली राशि है 500 रुपया, इसको हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2180 रुपया। और यह राशि पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष होगी।